हमारे साथ सचिन पायलट जी हैं। सचिन जी, मैं मानता हूँ कि अभी भी क्योंकि मैं महाराष्ट्र पूरा घूम के आया हूँ कि एमवीवी को एज है कंपेयर टू लोकसभा थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे एक सवाल मन में आता है, क्या संविधान बचाव वाला मामला कोई रिलेवेंस रखता है स्टेट पॉलिटिक्स में? वो जो लोकसभा चुनाव था जी। उसमें लोगों ने एनडीए को बहुमत नहीं दिया और इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में भारी बहुमत दिया। तो जो भाजपा चाहती थी 300 पार 400 पार वो नहीं कर पाए। इसलिए संख्या बल नहीं है कि वो संविधान से कुछ छेड़छाड़ कर सकें, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ये आवाज़ उनके अंदर से उठती थी भाजपा के साथियों के यहाँ से कि आरक्षण संविधान इस पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, इसको और उसमें चेंज करना चाहिए। वो बातें अब उस पर विराम लग गया क्योंकि वो बहुमत उनको नहीं मिला और एक मिलीजुली सरकार बनी है। लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, हाँ, एक तो खड्डे सही। जनादेश था। हम्म, तो दो दो दलों का साथ लेकर सरकार बनी है। हम्म। तो जनता ने करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र के लोग उसी को रिपीट करेंगे जो लोकसभा में किया था और अच्छे बहुमत से एमपी की सरकार बनेगी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या स्टेट असेंबली में संविधान वाला मामला कोई रिलेवेंस रखता है, क्योंकि सोयाबीन वाला इशू है, तो हम लोकल लोकल हाइपर हो चुका है आप चुनाव। हमारे 5 गारंटी देखो। हम जी। लोगों ने कपास, सोयाबीन और प्याज, ये 3 बड़े यहाँ पर क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर इन बात को रखा है। हमने चिकित्सा पर ध्यान दिया है, जो गरीब महिलाएं उन पर ध्यान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वही दल है ना, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव हो। मानसिकता, काम करने का तरीका, विचारधारा तो वही है। लेकिन जो हम चाहते हैं मुद्दे चर्चा होनी चाहिए, वो किसान के, नौजवान के मुद्दे होने चाहिए महाराष्ट्र में। आज भी जो योगी जी बोल रहे हैं, हम्म, क्या बोल रहे हैं? वो नहीं कह रहे हैं मैंने यूपी में इतना विकास कराया, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हम्म। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उनकी बौखलाहट को दिखाता है। और मैं मानता हूँ हमें नारा देना चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। एक अच्छा। सकारात्मक नारा देना चाहिए। ये बोलना कटोगे, कौन काट रहा है, किसको बांटना चाह रहे हैं? तो लोगों के जहन में डर पैदा कर कर वोट लेना ठीक नहीं है। कांग्रेस इकट्ठा है, सब लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस इकट्ठा है, एमवीए पहले तो इकट्ठा है। कांग्रेस की बात करते हैं। पूरी कांग्रेस अच्छा। एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और एमवीए इकट्ठी है, एनडीए अलायंस पूरा इकट्ठा है। हम्म। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा देश की राजनीति में भी। इसलिए महाराष्ट्र के लोग बड़े समझदार लोग हैं और सोच समझ के अपना वोट का प्रयोग करेंगे और अच्छे मैंडेट के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। ठीक है। देखिए, मेरा एक फीडबैक है, चूंकि मैं घूमने के बाद ये कह रहा हूँ कि जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एज मिली थी, वो गंवा चुकी है कांग्रेस। फिर भी उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को एज है। वो इसलिए गंवा चुकी है कि जो मुद्दे थे, जो नेता थे, जो चीफ मिनिस्टर की बात थी, जो सीट शेयरिंग थी, और जिस तरीके से शरद पवार जी लोगों में जा रहे हैं, जिस तरीके से सभाएं कर रही है, उसमें कुछ कमी दिखती है। मुझे पता नहीं कि आपका क्या फीडबैक है। इस उम्र में भी पवार साहब दिन की 4-4 5-5 सभाएं ले रहे हैं। और आपने कहा टकराव की बात, आज महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं वो तो इसके बीजेपी के साथ समर्थन से। तो बीजेपी घोषणा क्यों नहीं करती एकनाथ शिंदे जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खिंचाव है दोनों उप मुख्यमंत्रियों में और मुख्यमंत्री में। तो हम तो विपक्ष में हैं, हमने कहा हम निर्णय लेंगे चुनाव आने के बाद। क्या आप लेकिन मेरा जो सवाल टाल रहे नहीं नहीं, हैं? जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उसको घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो खिंचाव है, आपने कहा ना कांग्रेस के अंदर ऊपर ऐसा नहीं है, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और आपने जो आपका आकलन है, मैं मानता हूँ गलत आकलन है, क्योंकि जो अच्छा। फीडबैक मुझे मिला है हम्म, कि हम लोग पहले से ज़्यादा बहुमत लेंगे। और जब स्टेट का इलेक्शन होता है उसमें एक अलग धारणा लोगों की रहती है, राष्ट्र के चुनाव अलग धारणा रहती है। लेकिन हम्म, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं उनका फ्यूचर कहाँ सेफ है, हम्म। इसलिए एमवी को वोट डालेंगे। अच्छा, 155, अगर लोकसभा चुनाव का नतीजा आप देखोगे तो 155 स्टेट असेंबली में एमवीवे आगे थी। आपका क्या आकलन है? उससे ज़्यादा मिलेंगे हमको इस बार। नंबर बताना चाहेंगे? यस, अच्छा कंफर्टेबल मैंडेट मिलेगा। और जो हाफ ए मार्क है उससे ज़्यादा हम लोगों को सीट मिलेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने जो कोशिश की है कि जहाँ पे उनको लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं, वहाँ उन्होंने छोटे दलों का उपयोग किया है, कुछ निर्दलीय खड़े किए हैं ताकि कांग्रेस के वोटों को नुकसान पहुँचा पाए। लेकिन मतदाता अपना वोट खराब नहीं करेंगे और एमपी अलायंस पार्टनर्स के कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। राइट। देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पे लगी है, बटेंगे तो कटेंगे की बात है। फिर सज्जाद नोमानी वाला जो मामला है वो तो आपके खिलाफ जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में धर्म का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म अलग है, वो अंदरूनी भावना है ये इंसान की। आइडियलिस्टिक बात नहीं, नहीं, हकीकत है। आप है। उसको आइडियलिस्टिक मानते हैं, मैं इसको हकीकत मानता हूँ कि राजनीति में धर्म का प्रयोग करके अगर आप वोट लेते हो, तो आपका कमिटमेंट डेवलपमेंटल पे नहीं है, इश्यूज़ पे नहीं है। और भाजपा ने कई बार किया है, ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी है और ये इतिहास इस बात का गवाह भी है। मैं मानता भी हूँ उसको। हाँ, तो ये बीजेपी को अपने गिरबान में झाँकना चाहिए। आज भी आप कटोगे, बटोगे, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बातें करनी है, हम्म, या कपास, सोयाबीन, खाद, बिजली, बीज, तेल,
रोजगार, निवेश, उद्योग, इसकी बात करनी चाहिए। तो आपने उनसे समर्थन मांगा था, उन्होंने खुद होके दिया है, उसको लेके फिर वो 17 जो उनकी मांगे थी उसको भी लेके, जो नाना पटोले का लेटर है उसको भी लेके बड़ी राजनीति बनी है। मैं तो उसमें बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे मत नहीं, आप कांग्रेस नहीं, पढ़िए नहीं, मत, लेकिन कांग्रेस 2 दिन से तो चर्चा यही है। चर्चा कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है, ना धर्म के नाम पर वोट मांगे। हमारे लिए हुँ। सब मजहब, सब धर्म बराबर हैं। हर मतदाता को एक वोट का अधिकार है और जिसका जो मन होगा वहाँ वोट डालेगा। धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। तो अगर वो वीडियो नहीं आता सज्जद नूमानी साहब का तो अच्छा रहता। कोई सपोर्ट करे या ना करे, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। राइट। हर देश प्रदेश के नागरिक को वोट डालने का अधिकार तो है। हम्म, आप पत्रकार हो, लेकिन आप भी किसी ना किसी को वोट डालोगे। हम्म, आप किसी को समर्थन करो, किसी का विरोध करो, हम्म। ये आपकी इच्छा है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मामला है आरक्षण को लेके, चूंकि राजस्थान भी इसको देख चुका है, एजिटेशन भी देख चुके हैं। क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण को लेके आपके खेमे में कुछ बात हुई, जो राहुल जी कहते हैं कि इसके बाद जो है वो जनगणना हम जी। लोगों ने हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाया है जी। और राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि हमें साइंटिफिक डेटा, आंकड़े चाहिए। देखिए, जो एक सेंसस होता है हम्म, वो सर्वे से अलग होता है। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है। और भारत सरकार ने जानबूझ के कोविड का बहाना लेके बहुत दिन से सर्वे नहीं कराया, सेंसस नहीं कराया है। हम्म, हम चाहते हैं कि जहाँ पर लोग आरक्षण के हकदार हैं, मापदंड को मीट करते हैं, संविधान में प्रावधान है, लोगों को मिलना चाहिए। जी। अगर उसकी सीमा बढ़ानी है तो बढ़ाने में क्या नुकसान है? ये हम्म, 50% भी तो ये मैन मेड लिमिट है। हम्म, तमिलनाडु में से ज़्यादा है, महाराष्ट्र में से ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा साइंटिफिक डेटा हमें मिल जाए, हम्म, उसके आधार पर जो मापदंड को मीट करता है उन हम्म, लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण। और आरक्षण तो एक सपोर्ट सिस्टम है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में लोगों को आगे लाने के लिए। सबका बराबर का अधिकार है, जो उसको क्राइटेरिया को मीट करता है उसको मिलना चाहिए। जी। जो भी रिजल्ट महाराष्ट्र में आएगा, नेशनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर होगा? पड़ेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है और कांग्रेस पार्टी का तो जन्म महाराष्ट्र से हुआ है, मुंबई में। हम्म, तो महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ हमारी पार्टी के लिए लेकिन देश के लिए भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों ने जो मैंडेट लोकसभा में दिया था, उसी प्रकार का मैंडेट विधानसभा में देंगे। आजकल राहुल जी जो हैं ओबीसी की भाषा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो कहते हैं कि अब वो पूरा मैं सुनाना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, खासकर एमयूए की जब आएगी, तब ओबीसी लीडरशिप हो सकती है और ऐसा है, आप राहुल गांधी जी ने दलित, आदिवासी, नौजवान, महिलाओं के बारे में बराबर बात करी है। तो ऐसा कहना गलत है कि वो किसी एक विशेष वर्ग पे फोकस करते हैं। हाँ, जो पिछड़ा है, जो लाइन में अग्रिम पंक्ति में नहीं है, उसको आगे लाने की बात वो हमेशा करते हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन किस पद पर बैठेगा, इसका निर्णय चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। और हमारे गठबंधन में हम बैठ के बड़े आराम इत्मीनान से बहुत फटाफट ये निर्णय कर लेंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, जो सत्ताधारी आपको दल है, पता होना चाहिए कि शरद पवार जी ने एक फार्मूला बोला है। मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बोला एक होगा। फार्मूला है कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसका चीफ मिनिस्टर ऐसा बनेगा। है, ये फॉर्मूला तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमने सैद्धांतिक रूप से तय किया था अच्छा। कि किसी को हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। हम्म, हमारा गठबंधन बहुमत लेके आएगा, फिर आपस में बैठ के जो सबको एग्रीबल होगा उस पर हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कंफ्यूजन में है कि हम्म, शिंदे साहब को रिपीट करना है कि नहीं करना है, या वो फेस बनेंगे नहीं बनेंगे। अब चुनाव में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो दोबारा सीएम बनेंगे। राइट। आप जगह जगह पे घूमे, क्या वाइब्स हैं? भाई मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नौजवान लोग काफ़ी कांग्रेस और एनडीए के पक्ष में हैं। और किसान वर्ग जो बहुत परेशान है, आज डिस्ट्रेस में है, वो भी उम्मीद देखता है एमवीए से और कांग्रेस से। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। थैंक यू। तो ये थे सचिन पायलट, कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी पुणे।